नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित अब यहाँ पर अनिका को वहाँ जो भी कुछ हुआ था उन दोनों के बीच में उस रात सच के बारे में अब बताता है, क्योंकि अनिका ने रोहित से पूछा था कि क्या उस रात तुमने सच में रश्मि के साथ कुछ भी हुआ था तुम्हारा और रश्मि का। तब अब रोहित सारी ही बातें उसे बताता है कि उस रात कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। रोहित अब कहता है कि जब स्वाति माँ ने देखा कि उनका प्लान फेल हो गया था तभी स्वाति माँ ने मुझसे वो सब कहा था करने के लिए। मेरी बॉडी में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती और फिर अब वो अनिका के बेड के ऊपर मुझे धक्का देकर अब वहां से जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ स्वाति अब मन ही मन यही प्लान बनाती रही थी कि अगर उसका ये प्लान फ्लॉप हो भी गया तो वो अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से अनिका को रोहित के बच्चों की माँ बना देगी। लेकिन आज हर हाल में उसे इस काम को अंजाम देना ही था, क्योंकि वो अपनी बेटी की लाइफ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं देख सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर रोहित खुद को ही अब अनिका के ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो अब अनिका की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा था। कुछ ही देर में स्वाति मल्होत्रा का दिया हुआ इंजेक्शन अब रोहित की बॉडी पर अपना असर दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग और अब्दुल के साथ साथ किंग के आदमी भी अब पूरे ही मनाली में रोहित को ही ढूंढ रहे थे कि आखिर रोहित गया तो गया कहाँ, लेकिन उन्हें रोहित कहीं भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ अब वो शख्स जिसे किंग ने भेजा था वो शख्स अब किंग के रूम में आकर अब कहता है, किंग युवराज कहीं नहीं मिल रहे हैं। हमारे आदमियों ने उन्हें हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। अपने आदमी की ये बात सुनकर अब किंग एक गहरी सोच में थे और वो अब कहते हैं, मनाली कोई बड़ा शहर नहीं है, जाओ जाकर ढूंढो उस युवराज को कि युवराज आखिर गया तो गया कहाँ। समझ में ही नहीं आता कि इस लड़के को लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ये लड़कियों से इतना दूर भागता है। वैसे तो इतना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है, हर एक काम को अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन बस इससे एक ही काम नहीं हो रहा है। भाग गया वो उस रूम से, मुझे नहीं पता। मुझे हर हाल में रोहित का बच्चा इस दुनिया में चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लेकिन बस अब मुझे उसका बच्चा ही चाहिए ताकि मेरे इस साम्राज्य को कोई संभालने वाला मुझे मिले। यहाँ किंग के आदमी अब पूरे ही मनाली में रोहित को ढूंढ रहे थे और उन्होंने अब रोहित को ढूंढने में रात से सुबह हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका के रूम में जब रोहित की अब आंख खुली तो अब वो खुद को ऐसे इस हालत में देखकर अब हैरान हो गया था और अब वो एक ही झटके से बेड से उठकर अब सीधा ही बैठ गया था, क्योंकि रोहित को अब होश में आने के बाद जो वहां का नजारा देखा वो समझ में उसे आ गया था कि कल रात यहाँ पर अब क्या क्या हुआ है। रोहित के इस तरह से एकदम से उठकर बैठने से अब अनिका की नींद भी जल्दी से ही खुलती है, तो वो अब सामने रोहित को देखकर अब एकदम से ही हैरान हो जाती है। पहले तो अनिका रोहित से कहती है कि आप गए नहीं, आप अभी तक यहीं हैं। अनिका की नजर जब खुद पर जाती है तो वो फटी हुई आंखों से बस रोहित को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। अब वो अनिका से कहता है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट ट्रस्ट मी, मैंने ये इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कब तुम्हारे साथ ये सब किया। तुमने मुझे उस समय रोका क्यों नहीं? तुम किसी को आवाज भी तो लगा सकती थी। जरूर तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकता था। जैसे पहली बार जब तुम आवाज लगा रही थी तो तुम्हारी मदद के लिए मैं आ गया था, तो तुम इस बार भी तो आवाज लगा सकती थी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका बस रोहित को ही देख रही थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है,
देखो देखो, मुझे याद है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस लड़के से बात करूंगा इस बारे में कि वो इस शादी को कैंसिल कर दे। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका उसे फटी हुई आंखों से देख रही थी, क्योंकि रोहित ने जो लाइन अभी बोली थी उससे अब अनिका को उसके ऊपर और भी गुस्सा आया था कि वो उसकी सच में शादी, एक तो इस काम से उसकी शादी वैसे ही कैंसिल होने वाली थी और दूसरा वो खुद ही कह रहा था कि वो उसकी शादी कैंसिल करवा देगा। अब अनिका को इस तरह से देखते हुए, उसकी आंखों में ऐसे सवाल देखकर अब रोहित अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए फिर से कहता है कि मैं उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि अनिका नाम है मेरा, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझ पर तरस खाकर मेरे से शादी करने वाले हैं? क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसी कोई भी क्वालिटीज है ही नहीं और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। देखिए, आप कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आप अगर ये शादी करना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप किसी गिल्ट की वजह से मुझसे शादी करें। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका को अब उसके पास जाता है और फिर से उसे एक फोरहेड किस करता है और अब वो उसे कहता है कि इट्स अ प्रॉमिस, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं खुद यहाँ आकर तुम्हारी फैमिली से इस बारे में बात करूंगा और उस लड़के की फैमिली से भी मैं बात करूंगा। मैं सारे ही मामले को अच्छी तरह से सुलझा दूंगा। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये तो तुम सोचना भी मत कि मैं किसी अब गिल्ट की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब अपनी मर्जी से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही तो अब अनिका की आंखों में एक नमी थी, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि सच में कोई उससे इतने प्यार से भी बात कर सकता है, क्योंकि अनिका ने तो तभी तक किसी की भी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखा ही नहीं था। अनिका अब अपने बेड से उठकर जब खड़ी होती है तो उसे अब अपने शरीर में आज एक अलग सी ही ताजगी महसूस हो रही थी, वरना जो अनिका हमेशा से ही लेजी रहती थी, आज उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। कुछ देर में वो अब अनिका वहां से उठकर अब बाथरूम में चली जाती है शावर लेने के लिए। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि वो लड़का यानी कि रोहित, जिसका वो नाम उस समय नहीं जानती थी, वो भी एक गहरी सोच में है। अनिका जल्दी से रोहित के पास जाकर कहती है, क्या हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित जब उसे देखता है तो अब वो उसे कहता है कि तुम काफी फ्रेश लग रही हो। अब कल जब मैंने तुम्हें देखा था तो काफी लेजी और थकी थकी सी लग रही थी। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? क्योंकि आज सुबह तो तुम मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह लग रही हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आप ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैं मोटी हूँ। मेरे मोटे होने की वजह से शायद अब भी अब ऐसा ही कह रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित अपनी जगह पर खड़ा होता है और अब वो अपने हाथ से अनिका के सिर पर अब धीरे से मारते हुए कहता है, अबे ओए मोटी, ज्यादा जोर मत दो अपने इस दिमाग पर, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अरे भले ही तुम मोटी हो लेकिन सच में तुम्हारी खूबसूरती कुछ अलग ही है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मैं जल्दी ही आऊँगा, ये याद रखना। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि जाने से पहले अपना नाम तो बताते जाइए। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसे अब अनिका की इनोसेंट बहुत ही पसंद आती है। अब वो उसे कहता है, मेरा नाम रोहित है, रोहित मारवा का नाम सुनते ही अब अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन अब एकदम से ही बदल जाते हैं। रोहित भी अब अनिका को बाय बोलकर अब वहां से बाहर चला जाता है और यहाँ अनिका भी अपनी बॉडी में आई इन चेंजेस से काफी हैरान थी, क्योंकि इतने सालों तक अनिका जिस बॉडी से इतना परेशान हो रही थी, अब उसमें उसे अपनी बॉडी में कुछ ताजगी महसूस हो रही थी कि तभी अब उसकी नजर सामने से आ रही अब स्वाति मल्होत्रा पर जाती है और वो बस अब फटी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी। इससे पहले कि वो स्वाति को माँ कहती या उसे कुछ भी सवाल पूछती कि तभी स्वाति ने जल्दी से अब एक इंजेक्शन अनिका को इंजेक्ट कर दिया था, जिससे अनिका कुछ ही देर में फिर से बेहोश होकर वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर स्वाति अब अनिका को यहाँ पर वो इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद अब वो रोहित के पीछे जाती है,
ये देखने के लिए कि आखिर ये है कौन। कि तभी अब उसकी नज़र सामने गार्डन में बेंच पर बैठे हुए अब रोहित पर जाती है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद रोहित ने भले ही अनिका से ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो गार्डन में जाकर अब एक बेंच पर बड़े ही शांत तरीके से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में बैठा हुआ हो। इससे पहले कि स्वाति अब रोहित के पास जाती तभी उसने देखा कि अब एक शख्स रोहित के पास खड़ा था। वो शख्स शायद वही था जो उसे ढूंढ रहा था। वो शख्स अब उसके पास आकर खड़ा होता है और कुछ ही पल में उसके पास आकर वो रोहित को फिर से एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि रोहित भी अब उस इंजेक्शन को लगने के बाद वहीं पर बेहोश हो गया था। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए रोहित और अनिका अब दोनों ही एक दूसरे को ही देख रहे थे। यहाँ अनिका हैरानी से बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित के साथ रिश्ता बनाने से पहले उसका शरीर कैसा था और उसके बाद क्या क्या बदलाव आए थे उसके शरीर में। अब अनिका के दिमाग में रोहित की ये बात याद आई कि एक राज मुझसे भी जुड़ा है जिसे तुम खुद पता लगा लो। अब अनिका एक गहरी सोच में चली जाती है कि तभी अब उसके कानों में रोहित की फिर से आवाज आती है, जो कि अब उसी से ही कह रहा था, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या अब? क्योंकि तब तो अनिका तुम्हें कॉलेज जाने की इतनी जल्दी थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज इन्हीं सब बातों में ही उलझ कर यहीं पर ही बैठी रहोगी। इसलिए जाओ, जाकर अनिका रेडी हो जाओ, क्योंकि नहीं तो फिर तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। और फिर उस चीज़ का गुस्सा मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत निकालना कि मेरी वजह से तुम कॉलेज नहीं जा पाई। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका जल्दी से ही अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब उसे हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो अपने कबर्ड से एक खूबसूरत सा गाउन निकालकर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आकर मिरर के पास खड़ी हो जाती है और अब वो हल्का सा मेकअप करती है और फिर अपने बालों का एक हल्का सा बन बनाती है। इससे पहले कि अब वो पूरी तरह से अपने बालों का बन बनाती, वो रोहित से कहती है कि तभी उसके बोलने से पहले ही तभी उसे एहसास होता है कि रोहित के हाथ तो उसकी कमर पर ही हैं और उसने अब अनिका को अपनी तरफ खींच लिया था और अब रोहित अनिका के कंधे पर एक किस करता है। अनिका अपने हाथों को रोहित के गले में ले जाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, मैंने आपको बहुत मिस किया है, लेकिन प्लीज इस वक्त ऐसी कोई भी शरारत मत कीजिएगा वरना मुझे लेट हो जाएगा। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे कहता है, ठीक है, तुम मुझे किस दो, उसके बाद मैं कोई शरारत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रोहित की ये डिमांड सुनकर तो अब अनिका कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए। वैसे आप क्यों नहीं चल रहे हैं, मुझे उसका रीजन बताइए, क्योंकि आप भी तो अभी वहां पर कॉलेज के अभी फिलहाल के लिए न्यू एचओडी हैं, तो आप भी तो वहां पर चल सकते हैं। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, तुमसे किसने कहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो रोहित को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। बाथरूम से होकर अब अनिका नीचे बेसमेंट में पहुंचती है और उसके बाद वो अब लैब में जाकर देखती है तो एनी कुछ काम कर रही थी। एनी को ऐसे देखकर अब अनिका कहती है, क्या कर रही हो तुम इस वक्त? अनिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है, बॉस ने मुझे कुछ काम दिया है, बस उसे ही पूरा कर रही हूँ। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर। और अब वो वहां से आर्या मूर्ति का एक फेस मास्क लगा लेती है और उसके बाद वो वॉइस चेंजर डिवाइस को अपने गाउन में फिक्स कर लेती है। अपने ये दोनों ही काम करने के बाद अब अनिका एनी को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। यहाँ एनी भी अब अनिका को बाय बोलकर अपने काम में फिर से लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अभी रोहित भी अपने रूम में ही था और अब वो अपने रूम में उसे ड्रॉर को खोलता है जिसमें उसने अपने पापा की उन डायरीज को रखा हुआ था। रोहित अब एक साथ सारी ही डायरीज को निकाल देता है और फिर अब वो टाइम को देखता है तो उसके पास अभी थोड़ा सा वक्त था, इसलिए रोहित अब पहली डायरी को खोलता है तो उसमें जैसे ही वो खोलता है तो देखता है कि उसमें आयशा मारवा का नाम लिखा हुआ था। रोहित ने उन डायरीज को अपने हाथ में उठा लिया जिसमें उनकी माँ के नाम लिखे हुए थे। बाकी की उसने अभी अपने ड्रॉर में रख दिया था। उसने बस उन्हीं डायरीज को उठाया था जिसमें अभी आयशा का नाम था। अपने रूम से बाहर निकलकर उन डायरीज को अपने हाथ में लेकर अब रोहित एलिवेटर के पास चला जाता है और अब वो 3rd फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है।
कुछ देर में वहां पहुंचकर अब वो अपनी माँ के रूम के सामने खड़ा था। रोहित के हाथ में अभी भी वो सारी ही डायरियां थी और फिर अब वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो अब सामने अपनी माँ को देखकर अब रोहित ने कहा, तभी सावित्री आंटी कहाँ है? रोहित की ये बात सुनते ही अभी आयशा ने कहा, वो बच्चों के रूम में गई हैं, तुम अंदर आओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? अपनी माँ की ये बात सुनकर अब रोहित अंदर आ जाता है और फिर वो अब अपनी माँ के रूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है और फिर अब वो अपनी माँ के रूम में बने सोफे पर जाकर अपनी माँ को बैठा देता है। आयशा भी अब रोहित से कुछ भी नहीं कहती है, वो भी बस चुपचाप अब रोहित के भी वहां पर बैठाने पर वहां पर बैठ जाती है। वो बस अब ऐसे ही चुपचाप रोहित को ही देख रही थी कि आखिर रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। रोहित अभी अपनी माँ के पास बैठता और अब वो वो और अब अपने हाथ में ली हुई डायरीज को अपनी माँ की गोद में रख देता है और अब वो कहता है, ये आपकी अमानत है माँ, संभालिए इसे। रोहित की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा बड़ी हैरानी से उसे देखकर कहती है, ये सब क्या है रोहित? अपनी माँ के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, आप खुद ही देख लीजिए ना माँ। ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो वहीं और अभी रोहित भी अपनी माँ के रूम से जल्दी से बाहर निकलकर अब सीधा ही एलिवेटर में आकर अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंच जाता है तो वो सीधा ही अपने रूम में आने के बाद कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर तक रेडी होने के बाद अब रोहित बाथरूम के रास्ते से ही वो भी अब सीधा बेसमेंट में चला जाता है और अब वो फिर अपनी गाड़ी में बैठकर उसके बाद वो अपनी गाड़ी को सीधा ही कॉलेज की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि रोहित भी आज पेरिस के इस कॉलेज में जा रहा था उसके इस फाउंडेशन डे पर। वहीं दूसरी तरफ अभी आकाश गुलेरिया के रूम में मयूर भी तैयार हो रहा था वहां पर जाने के लिए। मयूर को ऐसे तैयार होता देखकर अब आकाश उससे पूछता है, मयूर तुम कहाँ जा रहे हो? आकाश के इस सवाल पर अब मयूर कहता है कि मैं उस कॉलेज में ही जा रहा हूँ जो जहाँ पर रानी साहिबा जाने वाली हैं, मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर जा रहा हूँ। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आकाश उसे हैरानी से देखता है कि आखिर वो वहां पर क्यों जा रहा है, आखिर उसका वहां पर क्या काम। अपने भाई को ऐसे देखकर अब मयूर कहता है कि भाई देख, रानी साहिबा को प्रूफ की जरूरत है लेकिन मुझे नहीं। मेरे लिए तो करण अंकल की बात ही पूरी सही है कि वो हमारी बहन है, इसलिए जब रानी साहिबा को उनका प्रूफ मिल जाएगा तो वो हमें भाई मान लेगी, लेकिन मैं तो उसे अभी से ही अपनी बहन मानता हूँ। अरे वो हमारी बहन है और वो तो अनिका जैसी भी नहीं है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तुझे याद है ना कि जब उन फाइटर्स ने हम दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था तो वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, फिर करण अंकल ने उन फाइटर्स को अच्छा सबक सिखाया था। मयूर की ये सारी ही बातें सुनकर अब आकाश कहता है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आकाश ने तो कवि नालिशा की फाइट देखी थी, लेकिन मयूर गुलेरिया ने जब अब उस दिन कवि नालिशा को वहां पर आरजे ने बंधक बना कर रखा था तब भी वो उसकी फाइट नहीं देख पाया था, इसलिए वो भी यही बेवकूफों वाली बात कर रहा था। आकाश की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, क्या तुम्हें भी रानी साहिबा की तरह अब उसे बहन मानने के लिए प्रूफ चाहिए है क्या? क्योंकि जिस तरह से रानी साहिबा को तुम्हें भाई मानने के लिए प्रूफ चाहिए है तो क्या तुम भी उसी प्रूफ का इंतजार कर रहे हो? उस प्रूफ के मिलने के बाद ही क्या तुम मानोगे कि वो तुम्हारी बहन है? मयूर की बात का जवाब देते हुए अब आकाश गुलेरिया कहता है, पता नहीं, अब सब कुछ उन पर ही डिपेंड करता है। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई ये जानकर कि तुम्हारी दो बहन हैं? पहले तो हम भाई एक बहन के प्यार के लिए भी तरसते थे, लेकिन अब देखो हमारी दो बहन हैं। हाँ चलो मानता हूँ कि वो अनिका की तरह स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका ये भाई है ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश उसे कहता है, ठीक है फिर तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, अरे ठीक है, जल्दी से रेडी हो कर आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं और फिर हम दोनों यहाँ से फिर एक साथ ही निकलते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अब तक राजमहल में कविन आलिशा अब तक पूरी तरह से रेडी हो गई थी कॉलेज में जाने के लिए। उन्होंने भी यही सोचा कि पहले वो उस हेयर सैंपल को डॉक्टर को दे देगी। जब तक वो कॉलेज से वापस आएगी तब तक शायद उस सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी होगी। इसलिए अब वो अपने हाथ में उन सैंपल को लेकर अब कविन आलिशा सीधा ही अपने और राजमहल में बने हुए मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने के बाद अब कविन आलिशा डॉक्टर के पास जाकर कहती है, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। ध्यान रहे कि इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो बात हम आपसे कहने वाले हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल है। ये कहते हुए कविन आलिशा बकास और मिस्टर अंजलि मल्होत्रा का हेयर सैंपल को अब उन डॉक्टर को देते हुए कहती है, हमें अपना डीएनए टेस्ट करवाना है इन सैंपल के साथ, क्या ये काम हो जाएगा? कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब वो डॉक्टर कहता है कि रानी साहिबा आप चिंता मत कीजिए, 3 से 4 घंटे के बाद आपको ये पूरी ही रिपोर्ट तैयार होकर मिल जाएगी। उस डॉक्टर की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका दोनों ही वहीं पर उसका वेट कर रही थी कॉलेज में जाने के लिए। लतिका अपनी मामा को देखकर कहती है, वाओ मामा, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है कि आपसे कम प्रीटी लग रही हूँ मैं, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा प्रीटी हैं। ये कहते हुए ही अब आलिशा लतिका को एक जोर का हक कर लेती है और फिर वो कहती है कि हमारे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना शायद हम लेट हो जाएंगे और हम लेट होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है कि ठीक है फिर चलो, और फिर वो सभी राजमहल से बाहर निकलकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ उनके पीछे गाड़ी में चिराग और अब्दुल भी उनके पीछे ही कॉलेज जा रहे थे। दूसरी तरफ अभी राजीव गुलेरिया के पैलेस में कुछ लोग आए हुए थे, जिन्हें देखकर राजीव गुलेरिया कहता है कि आप सभी को यहाँ पर कुछ काम था। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहते हैं कि शीला और दमयंती कहाँ हैं? बॉस ने उनके लिए दवाई भेजी है जो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, अब तक तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि रघुवीर शेखावत मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इतना ही नहीं, राजमहल में अब रानी साहिबा के आदेश पर गौतम गुलेरिया, मनीष गुलेरिया और कामिनी, ये तीनों भी अब तक मारे जा चुके हैं। हमारे ये 4 आदमी अब तक खत्म हो चुके हैं। उस आदमी की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि हमारे लिए काम करने वाले ये चारों ही मोहरे अब खत्म हो चुके हैं। राजीव गुलेरिया की ये बात को सुनकर अब वो आदमी कहता है कि अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा, रानी साहिबा को किडनैप करना होगा ताकि हम उनके जरिए कम से कम उन 2 लोगों का तो कर्ज चुका सकें। इससे पहले और साथ के साथ हम अपने उन दोनों लोगों को छुड़ा भी सकें। इससे पहले के गुस्से में आकर अब बॉस खुद ही रानी साहिबा को जान से मार दे, इससे पहले अब आप ही उन्हें पहले किडनैप कर लीजिए, ताकि जिससे हम अपने उन आदमियों को छुड़वा सकते हैं। उस आदमी की ये बात सुनकर तो अब राजीव गुलेरिया ने अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को अब जोर से भींच लिया था, क्योंकि जब तक राजीव गुलेरिया कविन आलिशा के सच को नहीं जानता था तब तक तो राजीव गुलेरिया भी यही चीजें सोचता था कि लेकिन अब शायद वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उस आदमी की बातों को सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एक बाप के सामने उसकी ही बेटी को किडनैप करने की बात कर रहा था। इसलिए राजीव गुलेरिया अब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब वो आदमी अब वहां से उस रूम की तरफ जाने लगता है जहां पर शीला और दमयंती थी। वो आदमी अब अपने साथी से कहता है कि जल्दी से वो दवाई की दोनों बोतलें दो। उस आदमी की ये बात सुनकर अब उसका साथी उसे वो बोतल दे देता है। तो यहाँ वो आदमी अब बड़ी ही सावधानी से उस दवाई को शीला को पिला रहा था। शीला को वो डोज देने के बाद अब वो अपने साथी से कहता है कि वो जो दमयंती के लिए बनाया गया था वो दो। ये सुनते ही अब वो आदमी अपने साथी को एक दूसरी बोतल को दे देता है और अब वो आदमी भी अब दमयंती को दवाई पिलाने लगता है।
कुछ देर में दोनों को देखने के बाद अब वो आदमी अपने साथी से कहता है कि इस दवाई ने शायद अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब किसी भी वक्त इन दोनों को होश आ सकता है। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें बॉस को भी इसके बारे में बता देना चाहिए कि जो दवाई उन्होंने बनाई है उसका असर हमें साफ साफ उन दोनों के ऊपर पिलाते ही नजर आ रहा था। अब चलो यहाँ से अपने साथी के साथ अब वो आदमी भी उस रूम से बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद अब वो फिर से राजीव गुलेरिया के सामने अब अपनी पॉकेट से 2 छोटे छोटे बोतल को निकाल कर अब उसे राजीव गुलेरिया को देकर कहता है कि जब दमयंती देवी को होश आ जाएगा तो इस ड्रग को एक लिमिटेड क्वांटिटी में उनके टूटे हुए जॉइंट्स पर डाल देना और हाँ, वो जितना सह सके उतना ही उतना ही उसके ऊपर डालना, उससे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। राजीव गुलेरिया को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो लोग अब वहां से चले जाते हैं। यहाँ राजीव गुलेरिया अभी अपने मन में यही सोचता है कि अगर मुझे सच जानना है तो उसे दमयंती का ठीक होना उसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब केवल दमयंती ही है जो उसे अब सारे ही सच को बता सकती है कि कब कैसे क्या हुआ था। और उसे ठीक करने के लिए मैं भी अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि एक वही है जो मुझे अब सारी ही बातें बता सकती है, क्योंकि ये सारे ही राज शायद उसी ने ही छुपा रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में सारी ही तैयारियां फिर से दोबारा से पूरी हो चुकी थी। प्रिंसिपल सर आज सबके चेहरे पर प्रिंसिपल के सर के साथ साथ आज सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। यहाँ रोहित मारवा भी अपना मास्क लगाकर आया हुआ था। उसे देखते ही अब प्रिंसिपल सर को लगा कि ये शायद रॉयल गेस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, आप इनका मास्क निकलवा कर चेक कीजिए कि ये कौन है, क्योंकि अब वो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरत सकते थे सेफ्टी के उसमें। इसलिए प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने सामने ही खड़े हुए अब उस शख्स को कहते हैं, आप जरा साइड में आइए। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, श्योर। ये सुनते ही तो अब इंस्पेक्टर अब्बास रोहित की आवाज से ही उसे पहचान गए थे कि उनके सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद रोहित मारवा है। इंस्पेक्टर अब्बास अब रोहित से कहते हैं कि आप जा सकते हैं। अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब रोहित कॉलेज के अंदर आ जाता है, तो उसकी नजर अब वहां पर आने के बाद न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट की तरफ जाती है। इसलिए वो अब अपने मन में ही यही सोचता है कि बस एक बार अनिका इनकी रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ ले, उसके बाद मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उसके बाद उन्हें यहाँ हम सबसे दूर रहने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब रोहित की नजर अब अनिका को ही वहां पर ढूंढ रही थी, क्योंकि अनिका रोहित से पहले कॉलेज में आ गई थी। अब वो यही देख रहा था कि आखिर अनिका कहाँ गई, वो कहीं दिखाई भी क्यों नहीं दे रही। इससे पहले कि रोहित आगे बढ़ता कि तभी उसके कानों में अब एंकर की आवाज आती है कि आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल गेस्ट, प्लीज आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए एंड ऑल पार्टिसिपेट्स बी रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। अब कुछ ही वक्त में कवि नालिशा कॉलेज में आने वाली है, इसलिए मैं सारे ही एचओडी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी उनके वेलकम के लिए प्रिंसिपल सर के साथ वहाँ पर खड़े हो जाइए। वो अब किसी भी वक्त यहाँ कॉलेज में पधारने वाली हैं। एंकर के अनाउंसमेंट होते हुए ही वहाँ पर कवि नालिशा की गाड़ी एंट्रेंस पर आ जाती है। गेट पर वहाँ पर जल्दी से प्रिंसिपल सर के साथ साथ उनकी गाड़ी को देखते ही वहाँ पर सारे के सारे डिपार्टमेंट के एचओडी और कुछ प्रोफेसर अब कवि नालिशा के ऊपर वहाँ जल्दी से पहुंचकर फूलों की बारिश करने लगते हैं और वो सभी अभी कवि नालिशा का वेलकम करते हैं। कवि नालिशा, प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी तीनों ही अब अपना सिर झुकाकर उन्हें वेलकम का जवाब देते हैं और फिर वो तीनों साथ ही में अंदर की तरफ जाने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद अब कवि नालिशा अपनी रॉयल चेयर पर जाकर बैठ जाती है और उसके बगल में वो एक रॉयल चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक आकाश और मयूर भी वहां पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं। तो अब इंस्पेक्टर अब्बास उन्हें देखकर अब कहते हैं, आप दोनों भी अपना मास्क निकालकर हमें दिखाइए कि आप कौन हैं। अब अब्बास की ये बात सुनते ही अब मयूर और आकाश एक दूसरे को पहले देखते हैं। एक दूसरे को
देखने लगे, लेकिन फिर बाद में अब वो दोनों इंस्पेक्टर अब्बास के साथ जाकर अब अपने मास्क को हटा देते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास भी अब उन दोनों को देखकर कहते हैं, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अब्बास की बात का जवाब देते हुए अब आकाश कहता है कि हम बस प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, लेकिन आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर रानी साहिबा ने आपको ऐसे देख लिया ना तो आपके साथ तो मेरी भी शामत आ जाएगी, इसलिए आपको रानी साहिबा से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। आकाश की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर गुलेरिया, वैसे भी यहाँ पर आज हमारा लास्ट डे है। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी को आपके ऊपर किसी भी तरह का शक हो। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब आकाश और मयूर दोनों ही अब अपने मास्क को फिर से पहनकर अब उस कॉलेज के अंदर आ जाते हैं।